गूगल की पूरी कोशिश है कि वो यूज़र को हर तरह से हेल्प करे, इसीलिए वो मज़ीद से मज़ीद टूल निकाल रहा है और उनको पब्लिकली अवेलेबल कर रहा है ताकि लोग भी उसको यूज़ करें और अपनी वेबसाइट्स को या अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करें। एक और टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल लाइट हाउस। तो गूगल का लाइट हाउस टूल कुछ मल्टीपल टेस्ट को इकट्ठा ही रन करता है और ये एक पहले एक क्रोम की एक्सटेंशन के तौर पे लॉन्च हुआ, लेकिन बाद में गूगल ने इसको क्रोम के अंदर ही एम्बेड कर दिया, जिसको आप डेवलपर टूल के नाम से भी जानते हैं। डेवलपर टूल के अंदर एक ऑडिट का सेक्शन है जिसमें आप वेबसाइट की ऑडिट करते हैं कि किस तरह से वेबसाइट जो है वो नज़र आएंगी डिफरेंट वर्जन में, उसकी स्पीड, उसके डिफरेंट मैट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको इस टूल में मिलेंगी। इस टूल के अंदर आपको स्पीड और दूसरी चीज़ें भी मर्ज होंगी जो हमने पहले कर ली थी। माइट पॉसिबल कि इन फ्यूचर गूगल सिर्फ ये एक टूल रखे, बाकी सारे टूल्स को इसके अंदर मर्ज कर दे और एक ही मेजर टूल रखे ताकि वो डेवलपमेंट सिर्फ एक ही फोकस करे। एनीवेज मैं आपको अभी इसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी रिपोर्ट कैसे अपने डेवलपर से शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट पे जाता हूँ और मुझे ये देखना है कि ये गूगल के ऑडिट करने हैं मैंने और मतलब कितनी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं क्रोम में जब इसको लॉन्च करूँगा इस वेबसाइट को चेक करने के लिए, तो मैं क्रोम के ऊपर इस छोटे से ये टैब मेन्यू को टॉप राइट में जो मेन्यू आ रहा है क्रोम का, इसको मैं क्लिक करूँगा और उसमें मोर टूल्स पे जाके मैं लास्ट में ये डेवलपर टूल्स हैं इस पे क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट की F12 के नाम से है, F12 भी आप प्रेस करें तो भी ये लोड हो जाएगा। सो अब आपको देखेंगे कि वो जैसे ही मैंने वो डेवलपर टूल्स ऑन किए तो उसने लेफ़्ट साइड में उसको वेबसाइट दिखाई, राइट साइड में उसने उसका कोड दिखाना शुरू कर दिया, कुछ और टैब्स भी बनाना शुरू कर दिए। सबसे ऊपर जो हमें पहला टैब नज़र आएगा वो एलिमेंट्स का टैब होगा, लेकिन हमने जिस टैब पे जाना है वो है ऑडिट। मैं ऑडिट पे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लाइट हाउस का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा और वो पूछेगा कि आपने किस चीज़ का ऑडिट करना है और जो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप फिक्स करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के ऑडिट्स अवेलेबल हैं। पहले आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि आपने डेस्कटॉप का ऑडिट करना है या मोबाइल का ऑडिट करना है। फिर आप ये भी चेक करेंगे कि आपने परफॉर्मेंस का ऑडिट करना है, आपने प्रोग्रेसिव वेब ऐप का ऑडिट करना है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी है, एक्सेसिबिलिटी देखनी है, यहाँ तक कि एसईओ का भी ऑडिट करना है। अब आप फिर यहाँ समझेंगे गूगल एसईओ को एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर एसईओ भी चेक कर रहा है कि वो एसईओ आपकी कितनी बेहतर है। तो एनीवेज मैं सारे टेस्ट ऑन करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं टेस्ट करूँगा कि किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या मिसिंग चीज़ें हैं और गूगल हमें क्या बताता है। मैं इसको सारी ऑप्शन चूँकि सिलेक्टेड है, मैं रन ऑडिट्स पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट कर रहा है, हमें एक विंडो में वो सेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें वो प्रोग्रेस बार ग्रो कर रही है और लेफ्ट साइड में वो उसने पेज रिफ्रेश किया है और उसको देख रहा है कि जब यूज़र उसको फर्स्ट टाइम लोड करता है तो कैसे नज़र आता है। तो राइट साइड पे ये आपको कुछ टिप्स भी दे रहा है जो पढ़ने में बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपको साथ साथ गाइड कर रहा है कि वो लाइट हाउस जो है इस वक्त वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब ये फाइनल होता है तो हमें क्या क्या वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, उसमें हमें क्या क्या इश्यूज़ वो बताएगा कि क्या हमें फ़िक्स करना है, कैसे फ़िक्स करना है। ये बात याद रखें कि जब आप ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो अगेन ये टेक्निकल काम होगा जो कि आपका डेवलपर ही समझ सकेगा और आप अपने डेवलपर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये खुद ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करे या आप उसको जब ये जनरेट हो जाएगी आप इसको ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके भेज भी सकेंगे ताकि आप उसको खुद ना क्रिएट करनी पड़े। अगर आपके क्लाइंट को भेजनी है आपने तो आप मेक श्योर करेंगे क्लाइंट को आप जनरेट करके भेजें, क्योंकि वो शायद इतने टेक्निकल ना हो, उनको ना पता हो कि ये कैसे करना है, कि कहाँ कहाँ से ये ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बेसिकली आपको खुद जनरेट करके उसको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी तरीका बताऊँगा कैसे आपने करना है। और वो उसको काफ़ी वो उससे हेल्प मिल जाएगी कि आप उससे एक केस बिल्ड करेंगे कि गूगल के मुताबिक हमारे पास ये इश्यूज़ हैं। जब गूगल ये कह रहा है कि हमारे पास ये इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब ये कि वो फिर इश्यूज़ आपने लाजमी फ़िक्स करने हैं, क्योंकि हमने जब रैंक ही गूगल के ऊपर करना है तो हम गूगल की बात ना मान कर उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट इससे कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस विंडो को नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि ना हमें बड़ा व्यू नज़र आए। सो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब देखेंगे पूरी स्क्रीन पे वो मेरी वो विंडो आ चुकी है। उसमें मुझे बता रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज मेरा स्कोर 7 है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के तहत मेरा स्कोर 27 है, फिर एक्सेसिबिलिटी में 61, बेस्ट प्रैक्टिस में 60 और एसईओ में 89 है। तो मतलब ये कि एसईओ में थोड़ी सी बेहतर है लेकिन बाकी चीज़ें मिसिंग हैं और जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे गूगल जो हमें वो ऊपर रैंक नहीं करेगा। अब वो ये आपको याद होगा कि हमने ये परफॉर्मेंस की जो आप स्टैट्स देख रहे हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, ये सारी चीज़ें हमने पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में भी देखी थी। तो ये परफॉर्मेंस बेसिकली पेज स्पीड से भी रिलेटेड है। आप ये इशूज़
एक तरह से आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ें फिक्स करेंगे और कितने सेकंड आप उसमें बचा सकते हैं। फिर वो डायग्नोस्टिक्स दे रहा है आपको कि उसमें वो क्या-क्या इश्यूज़ नज़र आए हैं, कैसे-कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ये गूगल ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया मोबाइल ऐप्स के लिए। वो ऐप्स वेबसाइट के तौर पे बिहेव करती हैं, यानी कि आपको बगैर इंस्टॉल किए ऐप जो है आप उसको टेस्ट कर सकेंगे फर्स्ट, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बोलते हैं। ये चूँकि ऐप डेवलपमेंट में फॉल करता है, हमने इसको ऐसे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होता है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे बता रहा है कि एडिशनल आइटम्स क्या हैं जो मुझे मैन्युअली चेक करने हैं। वो नीचे 3 ऑडिट हैं जो मुझे मैन्युअली करने हैं। उसको मैं ओपन करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि साइट क्रॉस ब्राउज़र वर्क कर रही है कि नहीं, जाके चेक करें। उसके बाद पेज ट्रांजिशन कैसे हैं वो चेक करें। उसके बाद हर पेज का यूआरएल है कि नहीं, वो भी जाके चेक करें, क्योंकि ये गूगल से खुद चेक ना कर सके। फिर वो पास ऑडिट बता रहा है कि हमने क्या-क्या ऑडिट पास किए हैं और कौन से ऑडिट हैं जो हमारे पे वैलिड नहीं होते हैं। सो ये वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। नॉट ओनली प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बल्कि सारी परफॉर्मेंस की गूगल लाइट हाउस एक रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसको आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टॉप लेफ्ट में आप ये डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक जो है वो रिपोर्ट जनरेट करने की ऑप्शन देगा। उसको आप सेव कर लेंगे, तो जैसे ही आप वो सेव करेंगे आप वो रिपोर्ट क्लाइंट को दिखा सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लाइट हाउस जो है एक पेरेंट टूल बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स भी है, इसमें एसईओ के भी उसने फीचर्स गूगल ने डाल दिए हैं। मेरा ये मानना है इन फ्यूचर हो सकता है कि पेज स्पीड इनसाइट का टूल एज अ स्टैंड अलोन टूल ना रहे, वो उसको मर्ज कर दें इसके अंदर ही, और आप यहीं से एक ही दफ़ा टेस्ट जनरेट करेंगे जिसमें मल्टीपल गूगल टेस्ट करेगा, और आप एक ही टूल के तहत, यानी एक ही प्लगइन जो कि अब आपके क्रोम का हिस्सा बन चुका है, उसी के तहत आप जब टेस्ट करेंगे आपको सारे इश्यूज़ एक ही जगह पे नज़र आ जाएंगे। बजाय इसके कि आप हमें डेवलपर को स्पीड टेस्ट अलग करके दें, मोबाइल टेस्ट अलग करके दें, आप एक लाइट हाउस का टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट देंगे, उससे कहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें फिक्स कर दो। वो जो भी आपसे पैसे ले रहा है, आपके क्लाइंट से पैसे ले रहा है, जो भी है वो आपको एक बजट बना के देगा, आप उससे काम करवाएंगे। इन शॉर्ट, ये टेक्निकल एसईओ की वो चीज़ें हैं जो हम नहीं करेंगे तो हम इसमें खाली कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज और ऑफ पेज से हम ऊपर नहीं आ सकेंगे। गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए सारे इश्यूज़ जो हमें फ़िक्स करने हैं, अगर आप ये फ़िक्स करने में कामयाब हो गए और आपका कंपेटिटर पीछे रह गया, तो आप काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग उस पे जो है वो हाई रैंकिंग्स हासिल कर सकेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे, जो कि गूगल खुद करने को कह रहा है, तो यकीनन गूगल फिर वो नाराज़ होकर आपको पेनल्टी डालने की कोशिश करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हम गूगल की चीज़ें वैलिडेट कर रहे हैं, एचटीएमएल जो कि पुरानी लैंग्वेज है, उसका एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल था जिसका नाम WCC एचटीएमएल वैलिडेटर रखा गया है। ये बेसिकली एचटीएमएल का वो टूल है जो एचटीएमएल को वेरीफाई करता है कि क्या एचटीएमएल उनके कवानीन के मुताबिक है जो इन्होंने ये कवानीन बनाए थे, यानी कि उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुई कि नहीं हुई। जब भी ब्राउज़र्स बनते हैं, यानी क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो कि एचटीएमएल का स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के तहत जो एचटीएमएल लैंग्वेज बनाई जाती है, अक्सर डेवलपर उस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे वो डिटेल में नहीं लिखते हैं। तो वैलिडेटर टूल बेसिकली ये हेल्प करता है आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि क्या आपकी वेबसाइट का एचटीएमएल कोड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। इससे शायद आपको देखने में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन होता ये है कि जब कोड रीड करने वाले क्रॉलर्स होते हैं, जिस तरह से गूगल या दूसरे सर्च इंजन के क्रॉलर रीड करते हैं कोड, वो एचटीएमएल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट तो बनी होगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर नहीं है तो उनको डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी से आपकी इंडेक्सिंग में इश्यूज़ आते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो सही तरह क्रॉल नहीं हो पाती। तो आपने ये चेक करना होता है कि क्या वेबसाइट एचटीएमएल वैलिडेट है या नहीं है। अक्सर डेवलपर इस बात से काफ़ी एतराज़ करते हैं कि दुनिया में कुछ भी एचटीएमएल वैलिडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो आपने ये देखना है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको आपके क्लाइंट की तरफ से या आपके डेवलपर की तरफ से कि वो आपको अलाउ करता है। अगर आप ये कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उस पे एसईओ पे नज़र नहीं आया, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप वैलिड एचटीएमएल यूज़ करें, क्योंकि गूगल को वैलिड एचटीएमएल चाहिए होता है। मैं आपको एक टूल में छोटा-सा टेस्ट करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आप एचटीएमएल वैलिडेटर को यूज़ करके एक टेस्ट जनरेट करेंगे, और उसमें आपको इश्यूज़ ढूँढेंगे कि क्या-क्या इश्यूज़ आपकी वेब पेज पे हैं, और ये इश्यूज़ आप बेसिकली अपने डेवलपर को भेजेंगे या उनको वो लिंक दे देंगे कि भाई ये सारे इश्यूज़ हैं हमारी वेबसाइट में, इसको फिक्स करके दें। तो ये एक अच्छी आदत है कि अगर आप वेबसाइट जब बनवाने जाएँ तो उनसे पहले ही बात कर लें डेवलपर से कि हमने आखिर में ये वेबसाइट वैलिडेट करनी है,
तो आप जो भी कोड लिखेंगे मेक श्योर करेंगे वो स्टैंडर्ड कोड होगा, ताकि वो हम वैलिडेट करें तो उसमें कोई एरर नज़र ना आए, और अगर एरर नज़र आए तो आप फिक्स करेंगे। ये कमिटमेंट अगर पहले की हो डेवलपर से, तो डेवलपर को पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। शायद वो आपसे थोड़े से पैसे ज़्यादा मांगे इस काम के लिए, क्योंकि इसमें उनकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन एक दफ़ा अच्छी वेबसाइट बनवाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि आप 10 दफ़ा एक पैथेटिक वेबसाइट बनवाएं। तो मेक श्योर करें कि कंटेंट का जो है आपका वो वैलिडेशन वाला पार्ट वो प्रॉपर हो। सो HTML वैलिडेशन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, आइए चलते हैं। सो ये W3C का बेसिकली मार्कअप वैलिडेशन सर्विस यानी कि HTML वैलिडेटर भी इसको बोलते हैं, ये टूल है validator.w3.org पे ये होस्टेड है। ये बेसिकली w3.org वो ग्रुप है जो HTML को डिफ़ाइन करता है। तो जो लोग ये कहते हैं वो HTML4 HTML5, असल में ये ग्रुप ये डिसाइड करता है, और इसके ग्रुप में गूगल, बिंग या दूसरे सर्च इंजन या जो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो जितने भी ब्राउज़र हैं उन सब की टीम में बैठती हैं, जो कि मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि HTML में नेक्स्ट क्या होगा। सो ये बेसिकली बड़ा हाईली क्वालिफाइड रिसोर्स है, जिसमें आप जाके ये अपनी HTML को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टूल ऐसा मिलेगा नहीं। जो भी और टूल यूज़ होते हैं बेसिकली इसी की सर्विस यूज़ करते हैं। ये फ्री टूल है, इसको मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट इसमें ऐड की है। मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितने HTML वैलिडेशन एरर्स हैं, और अगर हम ये डेवलपर को भेजेंगे तो वो कितने इसमें से फिक्स कर सकेगा और कितने नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैलिडेटर ने मेरी वेबसाइट के ऊपर, हमारी जो डिजिस्किल्स की वेबसाइट उसके ऊपर वो टेस्ट किए हैं, और ये एरर उन्होंने सारे लिस्ट कर दिए हैं। देखने में ये काफ़ी टेक्निकल लग रहे हैं, कुछ इसमें एरर हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, लेकिन ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है। ये बेसिकली डेवलपर्स ने इसको ठीक करना होता है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने ये चीज़ें निकाल के उनके हवाले करनी है और उनको बताना है कि जी हमें ये फ़िक्स चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को इंश्योर करेंगे कि ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और हमें ये ठीक करने हैं, तो वो क्लाइंट अपने डेवलपर से खुद ही काम करवा लेगा। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आप काम करेंगे आपकी SEO के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेंगी चीज़ें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल के बाकी टूल्स की तरह HTML का ये टूल आपको एक वैलिडेटेड HTML कोडिंग में मेजर करने में हेल्प करता है। जब आप ये विन कर लेते हैं तो अक्सर वेबसाइट के फुटर में आपने देखा होगा कि W3C HTML4 या XHTML 1.1 ये बैजेस भी मिलते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअली वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज्ड है। सो आपने वेबसाइट को HTML को ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस नज़र आए क्लाइंट की तरफ से या डेवलपर की तरफ से तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस मत करें। उनको बता दें कि इसका नुकसान क्या होगा, कि गूगल आपको कोड वैलिडेटेड मांगता है, अगर नहीं होगा तो गूगल शायद हो सकता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड ना कर सके। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो ज़रूर करवाएं, नहीं तो उसको मतलब इतना सीरियस इशू मत बना लें कि क्लाइंट आपसे नाराज़ होकर कहीं और जाना चाहे। तो आपने इसको सजेशन में ज़रूर देना है कि हमें ये करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में और नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट और अपनी रेगुलर HTML वेबसाइट को दोनों को यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं जाके गूगल एनालिटिक्स को सर्च करूँगा। जब मैं इसको सर्च कर लूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट उसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो अपने जीमेल से आप अकाउंट बना सकते हैं। जब आप उसमें जाएंगे तो वो आपको ये कहेगा कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाएं। तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप होगा। तो आपने वहाँ पर जब नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो एक नया अकाउंट कुछ इस तरह का आपको फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपने इस अकाउंट में अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है, आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपको सिर्फ नाम की याद दहानी के लिए यूज़ होगा। usmanlateef.com मैंने नाम लिखा। मैं नेक्स्ट पे नीचे जाके नेक्स्ट करता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम मतलब वेबसाइट की प्रॉपर्टी बता दें। अब चूँकि मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ पे इंस्टॉल करना है तो मैं 2 दफ़ा अकाउंट बना सकता हूँ। मैंने test1.usmanlateef.com ये डिफरेंट वेबसाइट है और test2.usmanlateef.com ये डिफरेंट वेबसाइट है। तो इन दोनों के लिए मुझे डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए सिर्फ मैं अपनी मेन वेबसाइट को ही अभी यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें, जिस कंट्री में आप हैं। पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान लिखेंगे, साथ ही आपका टाइम जोन सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें आपकी करेंसी कौन सी यूज़ होगी। अगर आप करेंसी वाला कोई काम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो आप वही करेंसी लिखेंगे जो आपकी वेबसाइट की करेंसी होगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे तो हम PKR ही इसको लिख देंगे।
उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगी, इनको आप स्किप कर दें और एक क्रिएट अकाउंट का बटन दबाएंगे तो आपसे वो कुछ पॉलिसीज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्रूव करवाएगा। आप उसको चेक कर दें यहाँ से, आई एक्सेप्ट, एंड देन आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में मेरे अकाउंट का नाम मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जब आप इसको जूम आउट करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आपने ट्रैकिंग लगानी कहाँ पर है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मेरी कोई एंड्रॉयड या iOS ऐप नहीं है तो हम वेब को यूज़ करेंगे। वेब पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट का नाम बताएं। तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल कॉपी करूँगा, विच इज़ subanlateef.com, या कोई भी आप यूआरएल जिस पे आप अपना इसको कोड लगा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं उस पर। फिलहाल सिखाने के लिए सिर्फ umanlateef.com मैं यूज़ कर रहा हूँ, और नाम पूछ रहा है वो नाम बता सकते हैं, उस्मान लतीफ़ या umanlateef.com, जो भी आपने इसको यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। नीचे ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपने सब इनेबल्ड रखनी है और इसको क्रिएट स्ट्रीम कर देना है। जैसे आप क्रिएट स्ट्रीम करेंगे तो आपके पास ये एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको ये ऑप्शन बताएगा कि जी आपकी स्ट्रीम का यूआरएल ये है, नाम ये है, और आपकी मेजरमेंट आईडी, जिससे ये पहचाना जाएगा कि आपके जो ये ट्रैकिंग है इस अकाउंट में करनी है, वो ये मेजरमेंट आईडी है जो मल्टीपल जगह पे यूज़ होना आपको जब यूज़ होगी तो आपसे ये मांगी जाएगी। इसमें अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दे रहा है कि आपने टैग कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास, अगर हम नई वेबसाइट पे हैं तो वो कह रहा है कि जी इसको यहाँ क्लिक करें, तो आप ये वाला कोड अपनी वेबसाइट में कॉपी करेंगे। अगर आप गूगल टैग मैनेजर से यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है, बट वो एक एडवांस टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया। आप सिंपली इस टैग को कॉपी करें। अब मैंने ये टैग अपनी दोनों वेबसाइट्स में अपलोड करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि HTML में ये टैग कैसे अपलोड होगा। तो HTML टैग अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने सी पैनल में जाएंगे, जहाँ से हम बारहा अपनी वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं। आप सी पैनल में जाएंगे, यहाँ जाकर आपके जो होम पेज है, जो मतलब हर पेज के ऊपर, याद रहे कि आपने जितने पेजेस बनाए हैं HTML के अंदर, हर पेज में आपको ये कॉपी करना है। मैंने अपना एक ही पेज बनाया हुआ है तो मैंने उस पेज को ओपन कर लिया। इस पेज को मैं सोर्स में जाके एडिट करूँगा, और अगेन जैसे मैंने पहले अपना स्कीमा टैग डाला था, इसमें मैं अब अपना एनालिटिक्स का टैग पेस्ट कर दूँगा। ये हेड से पहले हमें पेस्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। जैसे ही मैंने इसमें देखें ये कॉपी किया तो ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, गूगल साइट टैग, गूगल एनालिटिक्स, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और ये हेड का टैग है, ये क्लोज़ हो रहा है। इससे पहले पहले आपने इसको पेस्ट करना है। जब आप इसको जूम आउट करें तो इसको सेव कर लें। आप इसको सेव करेंगे तो गूगल में ये ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। गूगल इसको वेरीफाई नहीं करेगा, ये वेरीफाई खुद ही, जैसे ही आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वेरीफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो अगर हमने यही कोड अब वर्डप्रेस में ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो अभी मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं इसके डैशबोर्ड में जाऊँगा। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएँ, तो याद रहे कि जैसे हमने HTML में हेडर में टैग डाला था, वर्डप्रेस में हमारे पास हेडर में टैग डालने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके उसकी हेडर की फ़ाइल एडिट करें, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है, क्योंकि कल अगर हेडिंग वो फ़ाइल अपडेट होगी, यानी कि वर्डप्रेस थीम की नई अपडेट आ गई, तो वो कोड दोबारा से गायब हो जाएंगे, आपको दोबारा डालने पड़ेंगे। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन में जाएँ, उसमें ऐड न्यू प्लगइन करें, और उस ऐड न्यू प्लगइन में आप एक इंसर्ट हेडर एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन मिलेगा। इसमें आप हेडर एंड फुटर के कोड जो है मैनुअली डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंसर्ट हेडर फुटर किया तो आपको मल्टीपल जो है ना वो प्लगइन्स मिलेंगे जो कि फ्री हैं और आपको ये पर्पस पूरा करते हैं। हम अभी WP बिगिनर का ये इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स बाय WP बिगिनर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे वर्डप्रेस की थीम के अंदर एडिट करना नहीं पड़ेगा। मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और इसमें डायरेक्टली जाके जो भी कोड मैंने हेडर में अप्लाई करने हैं वो मैं जाके उसमें अप्लाई कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट में मेरे पास ये हेडर एंड फुटर का प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट हो गई है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर की। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको उसका डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आप ये अपने कोड्स ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें आपके पास ये 3 बॉक्सेस आएंगे, जिसमें एक हेडर के कोड्स, यानी कि जो भी आपने हेड सेक्शन में ऐड करना कोड वो यहाँ कॉपी करेंगे। जो आपने हेडर बॉडी के स्टार्ट में कॉपी करना है यहाँ करेंगे, जहाँ बॉडी के एंड पे आपने कोई टैग कॉपी करना है तो यहाँ करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट में हर पेज के ऊपर ये कॉपी खुद ही कर देगा। HTML में हमें हर पेज पे कॉपी करना होता है, जबकि इसमें हम एक ही जगह कॉपी करेंगे। मैं अपने एनालिटिक्स का कोड यहाँ पर हेड सेक्शन में, चूँकि मैंने इसको ऐड करना है, मैं यहाँ कॉपी करके ये सेव कर दूँगा।
तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही मैंने इसको सेव किया मेरी वेबसाइट के ऊपर भी वो इसको एक्टिव कर देगा। तो अभी ये आपको फ्रंट पे तो नज़र नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पीछे आपकी होस्टिंग में इसकी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। इसका आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स करेंगे, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पर आपकी जो एनालिटिक्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। जब आप अपनी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप रिपोर्ट्स में जाकर अपनी ट्रैकिंग देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग मौजूद है कि इस वक्त आपकी लाइव वेबसाइट कितनी है वो भी मौजूद है। लेकिन एसईओ पर्सपेक्टिव से अगर आपने देखना है कि कितनी ट्रैफिक आपकी सर्च से आ रही है, तो उसके लिए आपको एक्विजिशन रिपोर्ट के नीचे यहाँ पर ट्रैफिक एक्विजिशन के टैब में जाना है और इस रिपोर्ट को देखना है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आती है। अभी चूंकि मैंने आपके लिए नया कोड इंस्टॉल किया है तो अभी इसमें ट्रैकिंग मौजूद नहीं है, इसके अंदर टाइम लगता है डेटा आने में। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू होगी, जब जब ये कोड लोड होगा तो ये गूगल इसको पॉपुलेट करेगा। लेकिन आपकी सहूलत के लिए हमने एक क्लाइंट का जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है ये असल में दिखती कैसे है। तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से क्लाइंट के डैशबोर्ड में हमारे ये रिपोर्ट आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आपका डेटा ट्रैक शुरू होगा तो आपको किस तरह से ये डेटा नज़र आएगा। इसमें ये ग्राफ चलेंगे, ये राइट साइड पे ये बार्स चलेंगी और बॉटम पे आपको ये नीचे ये टेबल्स नज़र आएंगे। तो किस टाइमलाइन से लेकर, मतलब ये कि जनवरी 16 से फरवरी 12 तक का ये डेटा मौजूद है मेरे सामने, लास्ट 28 डेज़ का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी कौन कौन से चैनल से क्लाइंट को ट्रैफिक आई है। तो ये पेड चैनल मौजूद है, ये ऑर्गेनिक सर्च चैनल मौजूद है, यानी कि ये जो ट्रैफिक आ रही है ये एसईओ से आ रही है, ये गूगल सर्च से आ रही है। इसके अलावा बिंग से भी, और जो भी बाकी ऑर्गेनिक सर्च चैनल्स हैं सारे यहाँ पर ही आपको नज़र आएंगे। उसमें पेड सोशल और बाकी चैनल भी मौजूद हैं जो कि हमारे टॉपिक में शामिल नहीं, लेकिन आप वो भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैनल से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है। जी ट्रेनिस, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको HTML वेबसाइट में और वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ये याद रहे कि जब आप ये ट्रैकिंग ऐड करेंगे इसके बाद से डेटा ट्रैक होना शुरू होगा, इससे पहले वाला डेटा आप नहीं देख सकते। जब ये ट्रैक लोड होता है तभी वेबसाइट की ट्रैकिंग शुरू होती है। ट्रेनिज, अभी तक हमने एसईओ तकरीबन सारी ख़त्म कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इसको फॉलो भी कर रहे थे और आप लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ में, वो है प्रोसेस। आपको एसईओ जितनी भी आती हो, अगर आप एक प्रोसेस से उसको करेंगे नहीं, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे, तो वो एसईओ आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगी। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि एसईओ को करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, उसमें असल में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपको एक चीज़ जो है एक जगह से आप स्टार्ट करते हैं, उसको एक जगह पे जाके ख़त्म करते हैं। ये प्रोसेस आपको काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, नुकसान ये होता है कि आप बेहंगम हो जाते हैं। मतलब आपकी इरेगुलरिटीज़ आती हैं, आपको कोई पता नहीं है कि आपने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो एक अच्छी एसईओ के लिए एक अच्छा प्रोसेस ज़रूरी है। दुनिया में कोई एक प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। सो ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस है नहीं कि वो मैं आपको दे दूँ या वो कोई भी आपको दे दे जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, अगर हम ये सब कर लें तो ये प्रोसेस जो है करके हम एसईओ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक मैंने प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे उसको प्रोग्रेस करके या किस तरह से आप उसको ख़त्म करेंगे। एसईओ नॉर्मली ख़त्म होती नहीं है। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ चलता रहे तो एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, मैंने तकरीबन 10 स्टेप्स में इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और अगली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वो आप उसको लेके चल सकते हैं और किस तरह से एक प्रोसेस जो है वो आपकी एसईओ में हेल्प करेगा। उम्मीद ये है कि आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना प्रोसेस खुद डेवलप करें। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे प्रोसेस को आप फॉलो करें, आप अपना प्रोसेस भी बना सकते हैं और आप किसी का और अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगता है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट, गोल ये है कि आपने एक प्रोसेस के तहत चलना है। वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस में मैं आगे बात करूँगा आपसे, लेकिन आप कुछ भी उसको कर सकते हैं। मेक श्योर कि यू हैव दैट रिटन समवेयर, आप उसको लिख लें ताकि आपको वो आसानी दे। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में दो बड़ी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि आप एसईओ कर किसके लिए रहे हैं। सो दो दो मेजर रीज़न होते हैं आप एसईओ करने के लिए। मतलब दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। एक क्लाइंट एक्चुअली क्लाइंट होता है और एक आप खुद के क्लाइंट होते हैं। मतलब ये
कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका प्रोसेस प्रोसेस डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन उसके रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अपने लिए एसईओ कर रहे हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस है, तो आप नॉर्मली रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम दोनों को सेपरेट करेंगे। सो ये याद रखें कि अगर आप एसईओ किसी और के लिए कर रहे हैं, आपको हालांकि सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि आपको कितना आता है। सो अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि आपका क्लाइंट या जो भी जिसने भी आपको हायर किया है एसईओ के लिए, वो कहीं दूर अपने अपने मुल्क में अपने घर में बैठा हुआ है। उसने आपको ना देखा ना आपसे बात की, उसने आपको एक टास्क दिया और वो ये चाहता है कि आप उसकी एसईओ करें। तो उसके लिए आप एसईओ का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने आगे डिस्कस भी करेंगे और जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहे अपनी वेबसाइट की एसईओ करें, चाहे उसकी वेबसाइट की एसईओ करें या किसी भी वेबसाइट की एसईओ करें, आपका प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं। आपको अगर अपनी वेबसाइट पे काम करना है, तो आपको पता है कि आप रोज़ क्या करते हैं, आपको पता है कि इसका इफेक्ट होगा, इसका कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकलेगा। क्लाइंट को ये नहीं पता। अगर क्लाइंट को आपने कन्विंस रखना है कि आपको काम आता है, तो आपने उसको साथ साथ ट्रस्ट में लेके आना है। वो ट्रस्ट कैसे आएगा कि जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे, तो आप बेशक जो है कुछ रिपोर्ट ना करें खुद को, आप वो ठीक है, लेकिन अगर आप क्लाइंट की एसईओ कर रहे होंगे, आपने ये ध्यान में रखना है कि उनको आप रेगुलर अपडेट्स दें। और रेगुलर अपडेट्स कैसे होंगी, यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस वाली बात जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि वो यहाँ पर फिट बैठेगी। वो इस तरह से कि अगर आप एक चीज़ को प्रोसेस के तहत लेके चलेंगे, तो क्लाइंट को आप ये बता सकेंगे कि भाई मैंने ये कर लिया है, ये कर रहा हूँ और ये करूँगा, ठीक है। और उसमें ये भी होगा कि आप जब प्रोसेस के तहत चल रहे होंगे, तो आप उसमें रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे अपनी चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ में हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, आपने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का क्या रिजल्ट आया, अगर कोई रिजल्ट फ़ौरन आ गया तो वो भी रिकॉर्ड करें, अगर नहीं आया तो उसको देखेंगे, कुछ अर्से बाद उसको मॉनिटर करते रहें कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसईओ में जो देखने वाली होती है वो है रैंकिंग्स। तो आप रैंकिंग्स का रिकॉर्ड रखें कि लेट्स सपोज के एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपका एक यूआरएल नंबर 1 पे था या नंबर 10 पे था या कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने जब वो रिकॉर्ड कर लिया, उसको अब आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लाइंट को ये दिखा सकेंगे कि भाई 2 महीने पहले हमारा ये कीवर्ड 10वें पेज पे था, अब ये 8वें पेज पे आ गया है। तो ये रिकॉर्ड बेसिकली उसको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपकी एसईओ काम भी कर रही है और आप एसईओ कर भी रहे हैं एक्चुअली। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि नॉर्मली हम अपने कामों के लिए रिलैक्स्ड हो जाते हैं। सो अक्सर लोगों के साथ ये चैलेंज होता है कि वो अपने काम को इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं जितनी वो क्लाइंट के काम को देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अगर क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, तो वो चीज़ प्रायोरिटी पर आ जाती है। अगर अपने काम के पैसे खुद ऑफ कोर्स आप खुद को नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप बिज़नेस अर्न कर रहे हैं तो वो आपको बिज़नेस में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मली लोग रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। सो अंडरस्टैंड करें कि चाहे आपके क्लाइंट का काम हो, चाहे आपका अपना काम हो, एसईओ एक ही तरह से होगी। वो वेबसाइट गूगल ने रिव्यू करनी है, गूगल ने रैंक करनी है, उसका प्रोसेस वही रहेगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट होगा। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो फिर भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपको अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर आपको याद करना पड़े कि आपने क्या किया था, तो आप एक डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकें कि इस दिन हमने ये चेंज किया था, इस दिन हमने ये चेंज किया था। एंड स्पेशली अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको भी बाउंड करें कि वो भी एक चीज़ को रिकॉर्ड में लेकर आएँ, ताकि आपके लिए वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्लैरिटी उसमें आ जाए, ताकि आप जब भी उसको रेफर बैक करना चाहें या उसको किसी को प्रेजेंट करना चाहें, या इस प्रोसेस को किसी और वेबसाइट के लिए, किसी और क्लाइंट के लिए रिपीट करना चाहें, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो अब हम बात करेंगे उन उन स्टेप्स की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको आप फॉलो करके अपनी एसईओ का एक प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। ये स्टेप सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हैं, इसमें कोई साइंस इस तरह से नहीं है कि ये एक वर्ल्ड रिनोन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप प्रोसेस अपना भी डेवलप कर सकते हो, आप प्रोसेस किसी का भी फॉलो कर सकते हो, और आप ये प्रोसेस जो मैं आपको बताऊँगा इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस में घुसकर इतना अपने आप को बाउंड प्रोसेस के साथ नहीं कर लेना कि अल्टीमेट आप अपना जो एक मकसद है मेन, उसको भूल जाएं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है एसईओ, जिसका गोल क्या है, एसईओ से हम क्लाइंट के लिए ट्रैफिक
और क्लाइंट के लिए हम रैंकिंग्स लेकर आएंगे गूगल के ऊपर। तो ये दो बड़े गोल होते हैं और अल्टीमेटली दोनों लिंक्ड होते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपकी रैंकिंग्स अच्छी होंगी तो ट्रैफिक भी बढ़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को नज़र आएंगे, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक आपकी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो एसईओ का गोल है उससे क्लाइंट क्या देखेगा, क्लाइंट देखेगा कि भाई मैं कहाँ रैंक कर रहा था और अब मैं कहाँ रैंक कर रहा हूँ, आपकी एफर्ट से क्या चेंज आया, आपने उसको कैसे हेल्प किया। वो प्रोसेस कोई भी हो, अल्टीमेटली आपकी जो उसने मेजर करना है आपको, आपकी जो सक्सेस है या जिस तरह से उसने आपको जज करना है, वो आपका रिजल्ट है। और वो रिजल्ट बेसिकली रैंकिंग्स होंगी, रैंकिंग के साथ ट्रैफिक होगी। तो अगर आप रैंकिंग ले भी आते हैं लेकिन उन कीवर्ड्स के ऊपर जिस पे ट्रैफिक ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट फिर भी आपसे इस बात पे एतराज़ करेगा कि ऐसी रैंकिंग का क्या फ़ायदा जो कि ट्रैफिक भी नहीं लेके आ रही। तो आपने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि रैंकिंग ज़रूरी हैं लेकिन उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जिस पे ट्रैफिक भी है। तो ये हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको जो है 10 स्टेप्स जो बताने जा रहा हूँ, वो बेसिकली ये 10 स्टेप्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि प्रोसेस में घुसकर इतना मगन नहीं हो जाना कि आप असल में अपना विज़न वो लूज़ कर दें। विज़न ये है कि आपने अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आना है। आपको यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगता, डोंट वरी, आप अपना कुछ ऐड कर लें। 10 स्टेप्स की जगह 20 कर लें। इसको आपने 5 में करना है तो 5 में कर लें। डिपेंड करता है कि आप किसकी एसईओ कर रहे हैं, किसके लिए एसईओ कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आई डोंट बिलीव इन इन फॉलोइंग अ सिंगल प्रोसेस। मेरे ख्याल से एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। गूगल रोज़ चेंज हो रहा है। जो 10 साल पहले गूगल था आज वो गूगल नहीं है और 10 साल बाद वो गूगल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें कोई भी आपको पहले से लिख कर नहीं दे सकता। ये प्रोसेस कमोबेश मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और आप अपना भी डेवलप कर सकते हैं। अभी तक जितनी हमने एसईओ पढ़ी उसमें मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये की थी कि आप ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑडिट यूजुअली मेरा नंबर 1 स्टेप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर वेबसाइट की ऑडिट करें या हर एक प्रोसेस ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑल्दो इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन जब एक्चुअल एसईओ की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले चीज़ हमने करनी होती है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है। अभी मैं आपको पहले स्टेप में ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का काम स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट करें उसकी कीवर्ड रिसर्च से। और कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका जो मैंने बताया था कि आप कुछ बेस आइडियाज़ ले लें। ये बेस आइडियाज़ बेसिकली डिपेंड करेंगे क्लाइंट का बिजनेस क्या है और उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं और वो क्या असल में क्या लोग सर्च कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। वो आपको आइडियाज़ देंगी। जैसे हमने मोबाइल्स की बात की थी, कपड़ों की बात की थी और हमने दूसरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। लोग क्या लिख के सर्च करेंगे, ये आइडियाज़ बैठ कर लिख लें। आपको नहीं पता, क्लाइंट से पूछें, क्योंकि ये क्लाइंट का बिजनेस है और आपने क्लाइंट से हेल्प लेनी है। तो आपको मार्केटिंग आती है, आपको दुनिया में हर बिजनेस नहीं आता। तो अगर आपको लगे कि आपको नहीं आता, आप क्लाइंट से बात करें, उन्हें कहें जी कि आप अपने कस्टमर होते या आपने अपने बिजनेस से परचेजिंग करनी होती तो आप क्या सर्च करते हैं। आप ज़रा उनसे 5, 10, 15, 20 जितने भी कीवर्ड्स आप उनसे निकलवा सकते हैं, उनसे सर्च क्वेरीज उनसे पूछें कि जी आप क्या लिख के सर्च करेंगे अगर आपने अपने बिजनेस को ढूंढना होगा। जब आप ये पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो किन को ढूंढ रहा है और किन को रैंक करना चाह रहा है। फिर आप जाएंगे गूगल के टूल में और जाके उन कीवर्ड्स की रिसर्च करना शुरू कर देंगे। जब आप वन बाय वन सारी कीवर्ड की फाइलें मेंटेन करेंगे अपने पास, उसको डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे, कीवर्ड के अंदर ही जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आपने जब बेस कीवर्ड्स कर लिए, बेस कीवर्ड्स के बाद आप उन्हीं कीवर्ड्स को एक्सपैंड करेंगे। तो क्लाइंट ने अगर आपको एक वर्ड बताया था या आपको अगर एक वर्ड पता था, आप उससे मिलता जुलता या सिमिलर दूसरा वर्ड क्या होगा, आप वो कीवर्ड एक्सपैंड करेंगे कि लोग अगर एक शलवार कमीज सर्च कर रहे हैं तो कुर्ता शलवार भी सर्च करेंगे। तो इस तरह से अगर लोग स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी सर्च करेंगे। ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पे या एक अल्टरनेट वर्ड के तौर पे कहलाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन से वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करती है। प्रोडक्ट एक हो सकती है, सर्च की जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने उसको एक्सपेंड करना है रिलेटेड कीवर्ड्स में और अल्टीमेटली आपने सिनोनिम्स में जाना है और दूसरे जो लॉन्ग एंड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में काउंट हो जाएंगे, कि अल्टरनेट कीवर्ड्स भी जिनको आप कहते हैं, आप सेकेंडरी और टर्शरी कीवर्ड्स के ऊपर भी चले जाएंगे कि अगर एक स्मार्टफोन सर्च कर रहा है तो एसेसरीज भी सर्च कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स की एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक भरमार अपने पास रखनी है ताकि आपके पास कम से कम आइडियाज़ की लिमिटेशन ना हो। लोग सर्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ सर्च हो रही है, आपने उसको राइट क्यूरीज को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप ये है
कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को एक्सपेंड करें। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स अपने पास लिखेंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा, और एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर क्या करता है? बेसिकली एक्सपोजर जो है वो आपको एक बिज़नेस की पूरी इनसाइट्स देता है कि ये एक बिज़नेस किस किस तरह से सर्च हो रहा है। तो अगर आप अपने एक्सपोजर को लिमिटेड रखेंगे, सिर्फ 1, 2, 4 क्वेरीज के ऊपर रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि बाकी लोग जो एक हो सकता है उससे बड़ी ऑडियंस हो जो एक डिफरेंट नाम से या डिफरेंट वर्ड से उसी प्रोडक्ट को सर्च कर रही हो। तो जब आप एक दफ़ा पूरा एक्सपोजर ले लेंगे, उस एक्सपोजर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस कीवर्ड्स को एक्सपेंड करेंगे, कंटेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छी एसईओ करनी है तो कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें। ये स्टेप 1 पे अगर आप मिस करेंगे, इस पे टाइम आप नहीं स्पेंड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी पूरी एसईओ इसके ऊपर रिलाई कर रही होगी, और अगर इस पे टाइम अच्छा ना हुआ तो बाकी एसईओ जो है वो बेसलेस हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और वो एक जो है अनसर्टेनिटी का जो एक पोजीशन आती है जहाँ पर क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि आप काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे। असल में कुछ चीज़ें कीवर्ड से भी जुड़ी होती हैं कि जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं वो या तो ठीक नहीं थे, या तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थे, या बहुत कम सर्चेज थी उसकी, या आप बिल्कुल इररेलेवेंट थे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। नंबर 1 स्टेप कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च को आप प्रॉपरली करें, और इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करें। कीवर्ड रिसर्च में सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है वो ये है कि पहले तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हम फिर इसको नैरो करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कीवर्ड रिसर्च में पहले पूरा एक्सपोजर मैंने आपको बताया कि आपने लेना ज़रूरी है, जो कि स्टेप नंबर 1 है। अगर आपका पूरा एक्सपोजर नहीं होगा तो आप वो ऑडियंस मिस करेंगे जो आपको डिफरेंट वियर्ड नेम से सर्च कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी प्रोडक्ट या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट किस किस तरह से सर्च होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने यहाँ हज़ारों या मतलब सैकड़ों की तादाद में जो आपने कीवर्ड रखे हैं वो सब आपसे रेलिवेंट भी हैं। जब आपने एक दफ़ा उसको एक्सपेंड कर लिया, अब आप आएंगे उसको नैरो करने पे। नैरो कैसे करते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि आपने हर पेज पे एक फोकस कीवर्ड रखना होता है, और उसके कुछ रिलेटेड उससे मिलते जुलते एक कीवर्ड का ग्रुप बनाना होता है, और ये कीवर्ड सिर्फ उसी एक पेज पे रहेंगे जिस पेज पे आपने उसको असाइन किए हैं, और ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मार्टफ़ोन का एक पेज बनाया था तो आपने उसका प्राइमरी कीवर्ड स्मार्टफ़ोन रखा, स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन इन लाहौर, स्मार्टफ़ोन पाकिस्तान, इस तरह के आपने कीवर्ड जो हैं उससे रिलेटेड उसी पेज के ऊपर एक ग्रुप बना के ऑप्टिमाइज़ कर दिए। उससे ये होगा कि आप ये कीवर्ड्स कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन आपकी नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो गूगल कन्फ्यूज़ रहेगा कि पेज नंबर 1 रैंक करना है या पेज नंबर 2 रैंक करना है। सो स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि आपने जब कीवर्ड रिसर्च कर लिया, उस कीवर्ड को आप नैरो डाउन करेंगे पेजेस के ऊपर। आपके पेजेस अगर पहले से बने हुए हैं तो उनको कीवर्ड असाइन करें कि आपने होम पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है, आपने सर्विसेज पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है, आपने प्रोडक्ट्स पे कौन सा कीवर्ड रखना है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कोई पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नई वेबसाइट है, अभी लॉन्च ही नहीं हुई, या अभी लॉन्च हो रही है, या उसने 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाई थी, आपको लगता है कि उस पर ज़्यादा पेजेस बनने चाहिए, तो ये कीवर्ड रिसर्च जो आपने एक्सपेंशन की थी, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो डायमेंशन नज़र आएंगी, वो मिसिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जिनके ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक सर्टेन कीवर्ड 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है, लेकिन क्लाइंट से वो रिलेटेड भी है, बट क्लाइंट ने उस कीवर्ड के नाम से एक पेज बनाया ही नहीं है जो बन सकता था। आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमें बनाना है, ये कीवर्ड एक एज अ पेज हम ऐड करेंगे, इस पे कंटेंट क्रिएट करेंगे, और ये कीवर्ड के साथ ये कुछ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं जो कि इसी पेज पे एडजस्ट हो देंगे। तो हम इन कीवर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को एक पेज पे असाइन करते हैं, और ये पेज का नाम एक नया नाम जो है वो कीवर्ड से अराउंड रखा जाएगा। तो बेसिकली कीवर्ड को एक्सपेंशन से आपको वो फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्या क्या जो मिसिंग पार्ट हैं आपको सब नज़र आएंगे, कि मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फिर आपने उसको नैरो डाउन करना है, उनमें से फ़िल्टर आउट करना है वो प्रॉपर कीवर्ड्स जो आपने पेजेस पे असाइन करने हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड हर पेज के ऊपर, और उसके कुछ रिलेटेड या ग्रुप ऑफ कीवर्ड या टर्शरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग करके ग्रुप को पेजेस पे असाइन करेंगे, और मेक श्योर ये करेंगे कि वो कीवर्ड्स दूसरे ग्रुप्स पे ना जाएं, ताकि आपकी डुप्लीकेशन ना हो, और आप एक सर्टेन फोकस्ड अप्रोच से गूगल को ये बता सकें कि भाई ये सर्टेन कीवर्ड के ऊपर मेरे पास एक पेज है, इस सर्टेन दूसरे कीवर्ड के ऊपर मेरे पास दूसरा पेज है, और इस तरह से करते करते
हर पेज एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर रहा है। इससे डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, इससे आप अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी लेंगे, आप अपना कंटेंट एक्सपैंड कर लेंगे, आप जो है गूगल को ज़्यादा जो है ऑप्शन देंगे कि आपको ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके, और फिर यही कीवर्ड्स आपको बाद में हेल्प करेंगे मज़ीद कंटेंट क्रिएट करने में। स्टेप नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च करें, एक्सपैंड करें। स्टेप नंबर 2, उसको नैरो डाउन करें और अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को जो आपको चाहिए उनको हाईलाइट करके शॉर्टलिस्ट करके सेपरेटली पर पेज असाइन कर दें, ताकि आपको याद रहे कि ये सब कीवर्ड्स कौन से पेज के ऊपर हैं, और इस तरह से करते चले जाएं। अगर आपकी हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपको ये काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास 10 15 20 पेजेस की वेबसाइट है तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा। लेकिन इन शॉर्ट यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है सब पेजेस के ऊपर। जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, उसको असाइन कर लेते हैं, जो तीसरा स्टेप है वो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन। जिस पेज के ऊपर आपने कीवर्ड असाइन किए हैं, अब उस पेज के ऊपर उन्हीं कीवर्ड से अराउंड आपने कंटेंट क्रिएट करना है, उसके मेटा टैग्स क्रिएट करने हैं, और बाकी पूरा पेज उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करना है। तो कीवर्ड रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो गूगल भी ये खुद कहता है कि आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड्स डालें जो लोग आपकी पॉसिबली गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि जब आप वो कीवर्ड जो गूगल पे सर्च होते हैं वो अपने पेजेस पे लिखेंगे, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट या कीवर्ड डेंसिटी, सारी चीज़ें जो ऑन पेज में मैंने पढ़ाई हैं आपको, उस सब में जब आप वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे, गूगल को लगेगा कि ये पेज एक बेहतरीन पेज है उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका पेज दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप लो रैंक कर रहे हैं तो आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप टॉप पे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी पोजीशन रिटेन रहेगी। सो आपने जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेजेस से करते हैं। वो पेजेस जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले हैं, जिनको हम मनी कीवर्ड्स भी बोलते हैं, या मनी पेजेस भी बोलते हैं। इस टर्म का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे पेजेस जो आपको पैसे जनरेट करते हैं, और आपने देखा होगा कि आपको अबाउट या कॉन्टैक्ट के पेज से पैसे जनरेट नहीं होते, आपको पैसे जनरेट होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के पेज से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग बाय करते हैं। तो ये एग्जैक्टली लोगों की इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, ये इस चीज़ के लोग आपको पैसे देते हैं। सो होम पेज पे भी अगर आ जाए तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जाके देखेंगे, प्रोडक्ट पसंद आएगी, सर्विस पसंद आएगी, तो आपको बाय करेंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज और होम पेज, इनसे पहले फोकस अपना स्टार्ट करें। जब इन पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, उसके बाद आप दूसरे पेजेस पे जाएँ, और फिर बाद में जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करेंगे वो अल्टीमेटली आपकी मेन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 सर्विसेज बेचते हैं, 10 सर्विसेज के आप 10 पेजेस बनाएंगे, और वो सारी 10 सर्विसेज का एक मेन पेज बना हुआ होगा जो सर्विसेज का पेज होगा। तो आप जब ये बना लेंगे, इनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जब ये ऑप्टिमाइज़ भी हो जाएँगे, देन आप क्या करेंगे कि आप वो डिफरेंट जो कंटेंट जिसमें ब्लॉग्स हो गया, ई-बुक्स होगी या गाइड्स होगी, वो आप क्रिएट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप इन पेजेस को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जितनी जगह से भी वेबसाइट की ट्रैफ़िक आपकी सॉरी जो भी ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे आएगी, वो सब अल्टीमेटली आपने कन्वर्ट करनी है बिज़नेस के अंदर, कि आपको लीड्स और सेल्स जनरेट हों। अगर क्लाइंट को पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकेंगे। बिज़नेस चलाने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है, और पैसे कमाने के लिए राइट लोगों को राइट पेजेस पे लेके जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेक श्योर ये करें कि अपने इंपॉर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करें, उसको एक्सपैंड करें, उसमें नए कंटेंट ऐड करें, और यही कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि किस-किस तरह से आपने पेजेस को, कौन-कौन से पेजेस को पहले ऑप्टिमाइज़ करना है, और उसके बाद कितने कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और उस पे आप कंटेंट क्रिएट करते चले जाएँगे। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन में सिर्फ़ टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और जो जो पेज के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं फॉल करेंगी। ऑन पेज में आपकी साइट लेवल चीज़ें भी फॉल करेंगी, जिस तरह से एसएसएल इंस्टॉल करना है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, जो टेक्निकल फैक्टर से, स्ट्रक्चर के फैक्टर से, वो चीज़ें भी आप इसी स्टेप में काउंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे लेके चलना है, लेकिन मेक श्योर ये करें कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन आप कीवर्ड रिसर्च के बाद करेंगे। पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की, फिर हमने उसको असाइन किया कीवर्ड्स को हर पेज के ऊपर, और फिर हमने उनको ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आपने इंपॉर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करने हैं। इसका मतलब ये था कि आपने पहले इंपॉर्टेंट पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने बाकी कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। सो प्रायोरिटी आपने सेट करनी है डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है, आपके पे रिसोर्सेज कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, और कितनी टाइमलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपने काम शुरू करना है, तो पहले 10 टॉपिक्स क्या होंगे जो आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे।
तो पहले 10 टॉपिक्स वो होंगे जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले वो करेंगे। फिर उसके बाद आप 10 पेजेज़ और पकड़ेंगे, फिर 10 पेजेज़ और पकड़ेंगे। करते-करते टॉपिक वाइज़, कीवर्ड वाइज़ आप उसको एक्सपैंड करते चले जाएँगे। प्रायोरिटी की सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होगा। तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि अगर आपने कंटेंट इज़ किंग, ये आपको पता है और ये हम सबको पता है कि एसईओ टोटली रिलाई ही कंटेंट के ऊपर करती है। अगर आपका कंटेंट होगा तो आपकी एसईओ होगी, क्योंकि गूगल ने कुछ तो रैंक करना है। अगर आप सिर्फ पेज बना लेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, गूगल रैंक क्या करेगा? तो कंटेंट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है, और इंपॉर्टेंट पेजेस के बाद आपने वो जो कीवर्ड्स रह जाएंगे, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी रेलिवेंट हैं, तो आप उनको ब्लॉग्स की शक्ल में, गाइड्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको पेजेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि गूगल को जब वो कोई सर्च करे गूगल के ऊपर, गूगल को लगे कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये उस्मान लतीफ़ की वेबसाइट या आपकी वेबसाइट पे एक जो पेज है वो बड़ा रेलिवेंट पेज है, उसको रैंक करना शुरू करे। एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं, वो भागते हैं टॉप के ऊपर कि भाई ठीक है, ये जो 10 कीवर्ड्स हैं इन पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो मैं इन पे रैंक कर जाऊँगा, मुझे बाकियों की क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो सब लोग ही टॉप के ऊपर भाग रहे होते हैं। जितना आप टॉप पे जाते हैं, जितने आप जेनेरिक कीवर्ड्स पे या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के पीछे जाते हैं, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होता है। उतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को हायर करना पड़ता है, लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं, उतनी ज़्यादा आपको वो जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ता है। जो लोग मिस करते हैं वो हैं जो आपको नीचे बॉटम पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग इस बॉटम पे या इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लोग मिस करते हैं कि भई इस पे मुझे क्या फ़ायदा, या इसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप टॉप के ऊपर जिसके 10,000 सर्चेज़ हैं उस कीवर्ड के पीछे जा रहे हैं, तो आपको महीनों लग सकते हैं उसके ऊपर रैंक करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के पीछे जा रहे हैं जो बिल्कुल ही कोई मतलब कि जिसकी सर्चेज़ कम है, मतलब 100 हैं, 100 से कम हैं, 10 से ज़्यादा हैं, या मतलब 100-200 की रेंज में आ रही हैं, वो कीवर्ड भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये अगर जितना लॉन्ग टेल होगा कीवर्ड उतना ज़्यादा वो इंटेंशन क्लियर होगी। जी हाँ, अभी आपको याद आया होगा कि मैंने इंटेंशन पे कितना फ़ोकस किया था कि कीवर्ड रिसर्च टोटली इंटेंशन के ऊपर ही बेस करती है। इंटेंशन जब आपको यूज़र की समझ आ जाएगी, तब आप अच्छी कन्वर्जन कर सकेंगे। तो मोबाइल फ़ोन किसी को चाहिए, हमें वो क्या सर्च करेगा? मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा। गूगल को नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट वो वीडियो सर्च कर रहा है, वो उसकी इमेजेस सर्च कर रहा है, वो उसकी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, वो कोई ठीक करवाना चाहता है, या वो उसको उसकी एक्सेसरीज़ लेना चाह रहा है, या मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहा है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन कीवर्ड के ऊपर ये सारे फैसले नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टेल में ले जाएँ कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़, तो अब क्लैरिटी है कि मोबाइल फ़ोन की वो प्राइस ढूँढ रहा है। प्राइस से ये थोड़ा-सा हिंट मिलता है कि अगर वो प्राइस देख रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बजट बनाने की सेंस में बैठा हुआ है। उसकी जेब में पैसे हैं इस वक़्त, या वो पैसे बनाना चाह रहा है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में शायद वो उसको खरीद भी ले। तो प्राइसेज़ लोग तब सर्च करते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं, या जब वो लेने के मूड में होते हैं। अपने लिए ले, किसी के लिए ले, गिफ्ट करना है, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, प्राइस का मतलब ही ये है कि वो प्राइस देखना चाह रहा है। उससे काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है ऑडियंस आपको समझ आ जाती है कि जो लोग प्राइस सर्च कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि खरीद सकें। अब ये कब पॉसिबल हुआ? जब कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो गया। जब आपने मोबाइल फ़ोन के साथ प्राइस का वर्ड सर्च क्वेरी में जैसे ही लगा तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसमें अभी भी एक कुछ क्लैरिटी और भी हो सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ इन पाकिस्तान। तो अब मैं मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ पाकिस्तान में ढूँढ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर से बाय करना चाह रहा हूँ। प्रोवाइडेड कि आप ग्लोबल वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आपको हर हर तरह के मुल्क में, हर तरह की सर्च क्वेरीज में आपको मतलब आपने ऑडियंस को देखना होता है, तो ये आपको पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कंट्री आपको स्पेसिफिक जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान में कितनी सर्चेज हैं, या पाकिस्तान में कौन खरीदना चाह रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेवल पे वेबसाइट चला रहे हैं, अगर मैं लिखूँ मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये भाई साहब जो हैं ये मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर डिमांड ज़्यादा है, लाहौर के अंदर एक लाहौर स्पेसिफिक ऑफर लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन बेस करते हैं उन कीवर्ड की सेंसेस के ऊपर जो आप डेवलप करते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने स्टेप नंबर 4 में आपने वो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपको कीवर्ड के बेस पर, आपको जो कितने सारे कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं उस कीवर्ड को अकोमोडेट करें, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, उस पर कंटेंट क्रिएट करें, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, गाइड क्रिएट करें, उसमें कुछ ना कुछ करें। उसके साथ गूगल को मिलने चाहिए। जब भी कोई क्वेरी सर्च करे, गूगल को पता हो कि आपके पास उस क्वेरी का एक पेज है। जितना ज़्यादा आप अपना फैलाव करेंगे अपनी वेबसाइट का, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा आपकी वेबसाइट को, उतनी ज़्यादा गूगल के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए।